हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम विदेश नीति के आधारों के बारे में बात कर रहे थे। हमने पहले बात करी कि शांतिपूर्ण सहस्त्र की नीति का भारत ने अनुसरण किया। चीन के साथ भारत की 1962 में किस तरह की नीति रही। इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे हम कि बांडुंग सम्मेलन के 6 साल बाद में 1 से 6 सितंबर 1961 तक बेलग्रेड में आयोजित एक प्रथम शिखर सम्मेलन में जो था कि वो जोग्राफिकल आधार पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन की स्थापना की गई, आंदोलन की स्थापना की गई और इसमें 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था, जिसमें कौन कौन से 25 राष्ट्र थे? अफगानिस्तान, अल्जीरिया, यमन, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, कांगो, क्यूबा, साइप्रस, मिस्र, इथोपिया, घाना, गिनी, भारत, इंडोनेशिया, इराक, लेबनान, माली, मोरक्को, नेपाल, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया तथा यूगोस्लाविया। ये 25 राष्ट्र थे। बांडुंग में हुए निर्णयों की सहायता से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 15वें समापन सत्र के दौरान गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के आंदोलन में के विकास को तीव्रता प्रदान की गई और इसलिए इसमें फिर क्या हुआ कि 17 नए अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली और इसी दौरान तत्कालीन राज्याध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, घाना के क्वामे नक्रुमा, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के अहमद सुकर्णो तथा यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जो बाद में इस आंदोलन के प्रणेता और उसके प्रतीकात्मक नेता बन गए। 3 जने थे मेनली इसमें। भारत से जवाहरलाल नेहरू थे, इंडोनेशिया से अहमद सुकर्णो और यूगोस्लाविया के मार्शल ब्रोज टीटो। इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांडुंग सिद्धांतों को बाद में गुटनिरपेक्षता की नीति के मुख्य लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के रूप में अपनाया गया था। उन सिद्धांतों की पूर्ति गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के लिए एक आवश्यक मानदंड बन गई थी। 1990 के दशक के प्रारंभ तक इसे बांडुंग के 10 सिद्धांत आंदोलन के सार तत्व के रूप में जाना जाता था। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक थे वो उन्होंने इसको किसी भी तरह की नौकरशाही से के प्रभाव से बचाने हेतु इसको संगठन के स्थान पर इसको एक आंदोलन का मूवमेंट का नाम दिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि उसमें फिर क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स की अध्यक्ष होगा, सचिव होगा और फिर उसके साथ उसकी समितियाँ होंगी। तो इस तरह से ना करके बल्कि इसको मूवमेंट का नाम दिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। फिर इसके जो प्रारंभिक उद्देश्य थे वो क्या थे? प्रारंभिक उद्देश्य में इसमें कि भाई आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा राज्यों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन। पहला जो उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा राज्यों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करना। दूसरा था रंगभेद नीति का विरोध करना, बहुपक्षीय सैन्य समझौतों की अवमानना करना, मतलब किसी भी तरह के जो सैनिक समझौते हैं उनको नहीं मानना और किसी भी प्रकार की महाशक्ति में शामिल नहीं होना और उनसे स्वतंत्र रहना, अपने सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करना। तो इसमें क्या था कि एक दूसरे के मामलों में किसी भी तरह के आप उनकी प्रादेशिक अखंडता को कहीं भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। दूसरी बात आती थी कि आप एक किसी भी तरह की जो ट्रीटीज हैं जो बहुत महाशक्तियों द्वारा की गई है उनमें आपको किसी भी तरह का हिस्सा नहीं देना है। फिर आता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसमें उन्होंने कि भाई किसी भी तरह के अधिग्रहण, विदेशी अधिग्रहण से मुक्ति, नस्लवाद से मुक्ति,
तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। फिर है निशस्त्रीकरण पर जोर दिया गया। देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सभी राष्ट्रों के मध्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अनुसरण करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के उपयोग या उपयोग की चेतावनी को अस्वीकार करना। मतलब इनका जो मेन मोटो था वो था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का अनुसरण करना। सामाजिक आर्थिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का पुनर्गठन, साथ ही समानता के आधार पर राष्ट्रीय सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। तो इस तरह से हमने चर्चा करी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसका जो मुख्य मोटो था वो ये था, शुरू में 25 राष्ट्रों में इसमें भाग लिया, बाद में इसमें अफ्रीका, एशियाई देश और मिल गए। तो इन्होंने इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो अलग अलग भागों में अलग अलग बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे कि भाई आत्मनिर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, बहुपक्षीय जो सैनिक समझौते हैं उनकी अवमानना करना, और साम्राज्यवाद के विरुद्ध ये एक तरह का संघर्ष है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाना, देशों के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और संयुक्त राष्ट्र का जो सशक्तिकरण है वो उसको मजबूत करना होगा, सामाजिक आर्थिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का पुनर्गठन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। 1962 से अब हम बात करते हैं, ये तो गई गुटनिरपेक्ष की बात है ना। हम विदेश नीति के बारे में उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो पढ़ रहे हैं। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कि 1962 से जो चीन का विवाद हुआ था, भारत चीन विवाद, उसके बाद 1991 तक जो भारतीय विदेश नीति का दौर रहा वो रहा आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन दृष्टिकोण का दौर रहा। 1962 से 1991 में पीरियड ऑफ सेल्फ अप्रोच रही, मतलब कि चीन युद्ध के परिणामस्वरूप नेहरू को अपने राष्ट्र में आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि उस समय घरेलू राजनीति में कोई भी उनसे अधिक प्रभावशाली नेता नहीं था। इस प्रकार की पराजय के पश्चात भारत के दृष्टिकोण में परिवर्तन भी उनके अधीन ही प्रारंभ हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने सैन्य आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किया, और इस कार्यक्रम में 10 नई माउंटेन डिवीजनों के साथ 10 लाख सैनिकों वाली सेना का निर्माण करना था, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध के लिए तैयार हो सके। और यहीं पर ही सुपरसोनिक विमान वाले 45 स्क्वाड्रन से सुसज्जित वायुसेना और नौसेना के सामान्य विस्तार हेतु भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। 1964 में नेहरू के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान भी भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का औपचारिक रूप से परित्याग नहीं किया। परिणामस्वरूप बातचीत तथा आदर्शों के स्तर पर गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति की एक विशेषता बनी रही। तो इस तरह से क्या हुआ कि एशिया में शीत युद्ध की काली छाया ने भारत को भी प्रभावित किया, और इसी काल में पाकिस्तान यूएसए द्वारा समर्थित सुरक्षा पहलू 1954 में साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और 1955 में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये हमारे भारतीय विदेश नीति के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं। तो ये आप आगे हम इसमें देखते हैं कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण एशिया से अपने कदम पीछे खींच लिए। 1965 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने दोनों राष्ट्रों को सैनिक सहायता प्रदान करने पर रोक लगा दी। उपमहाद्वीप से अमेरिका के परे हट जाने के बाद भारतीय शक्ति को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अपने सुरक्षा सहयोग के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता महसूस की गई। भारत के दो प्रमुख प्रतिद्वंदियों के मध्य सुरक्षा गठबंधन बनाने में योगदान दिया। दूसरी ओर क्या हुआ, पीआरसी क्या हुआ है कि अपने संबंधों में आने वाले मतभेदों को देखते हुए उपमहाद्वीप में अपने प्रभावों का विस्तार करने के अवसर के रूप में रूस,
ने 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते में मध्यस्थता की। इस चरण में 1966 में जॉनसन प्रशासन की तहत वियतनाम युद्ध की आलोचना करने, कृषि नीति तथा बाजारों को खोलने से लेकर दबाव को छोड़कर अमेरिकी कमोबेश भारत की चिंताओं से अनजान ही रहा। तो ये हमने दो चीजें आज पढ़ी, एक तो भूनिरपेक्ष आंदोलन और दूसरा था 1962 से 1991 की जो भारत की नीति रही उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी।